प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन अपक्षय का अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप में अपक्षय चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। यह जो चट्टानें अपने स्थान पर टूटती जो फूटती हैं वो भौतिक, जैविक और रासायनिक कारकों द्वारा ये क्रिया होती है। अब मैं एक सरल शब्दों में आपको परिभाषा बताऊं। भौतिक, जैविक एवं रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। एक और परिभाषा दे सकते हैं अपन। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक विधि द्वारा वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। तो इसमें दोनों ही बातें हुई, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना और वियोजन होना अपक्षय कहलाता है। चट्टानें जो अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं, विघटन और वियोजन होता है, इसके लिए तीनों ही कारक, भौतिक कारक, रासायनिक कारक व जैविक कारक उत्तरदायी है। एक और सरल शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि अपक्षय ताप, जल, वायु तथा प्राणियों का कार्य है, जिनके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तन से चट्टानों में अपने स्थान पर ही टूट फूट होती है। अब अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले 4 कारक हैं। पहला, चट्टान का संगठन तथा संरचना। आपको बताऊं, जो चट्टानें जितनी संगठित होंगी, जितने मजबूती से जुड़ी हुई होंगी, उनमें अपक्षय कम होता है, और जो चट्टानें विदीर्ण हैं या उसमें ये समझो उनका असंगठित है, उनमें अपक्षय की क्रिया अधिक होती है। चट्टानों की परत की स्थिति का प्रभाव भी अपक्षय की सक्रियता पर पड़ता है। जिन चट्टानों में परतों की स्थिति लंबवत या ऊर्ध्वाकार के रूप में होती है, उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात, जल तथा हवा का प्रभाव शीघ्र होने लगता है, तथा जैसे चट्टानें ढीली पड़ती हैं, लंबवत स्तर के कारण उनकी टूटन तथा गुरुत्व के कारण नीचे गिरने की और खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत यदि चट्टानों के लेयर्स, परत क्षैतिज रूप में मिलते हैं, तो उनका संगठन अधिक होता है और उनमें विघटन और वियोजन आसानी से नहीं होता है। सेकंड, स्थल के ढाल का स्वभाव। ढाल यांत्रिक अपक्षय तथा मुख्य रूप से अपक्षय में उत्पन्न चट्टान चूर्ण के सरकने को सर्वाधिक नियंत्रण करता है। यदि किसी भी स्थान में चट्टानों का ढाल खड़ा होता है, तो वहाँ अपक्षय की क्रिया बहुत तीव्र गति से होता है, विघटन और वियोजन बहुत शीघ्र होता है। और यदि ढाल कम है और ढाल बिल्कुल ही नहीं हो, तो वहाँ अपक्षय की क्रिया कम घटित होती है। मतलब तीव्र ढाल में अपक्षय अधिक होगा और सामान्य ढाल वाले भागों में अपक्षय तीव्र रूप से नहीं हो पाता है। तीसरा, जलवायु में भिन्नता। यह कारक 2 रूपों में प्रभाव डालता है। एक तो यह है कि भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की विभिन्नता के कारण अपक्षय में भिन्नता तथा उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। उदाहरण के लिए समझो आप, उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में अधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इन स्थानों में आर्द्रता तथा ताप की अधिकता के कारण सभी प्रकार के लवण अपक्षालक कार्य घुलकर बहाने की क्रिया बहने लग जाते हैं, जिसको लीचिंग या अपक्षालन कहते हैं। दूसरा, जिस कारण धरातलीय भागों में रासायनिक अपक्षय द्वारा अपक्षालन तथा घुलन अधिक होता है, यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय नगण्य होता है। और जो प्रदेश उष्णकटिबंधीय भागों में, वहाँ पर तेज धूप और तेज हवा के कारण यांत्रिक अपक्षय की क्रिया अधिक घटित होती है। चतुर्थ कारण, वनस्पति प्रभाव। किसी भी स्थान विशेष में वनस्पतियों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का अपक्षय के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वनस्पति आंशिक रूप से
अपक्षय की कारक भी है तथा आंशिक रूप से इसकी अवरोधक भी है, क्योंकि कई जगह वनस्पति प्रभाव से अपक्षय नहीं हो पाता, कई जगह वनस्पति के प्रभाव से अपक्षय हो पाता है। जैसे जब नहीं मतलब होने की क्रिया में वनस्पति की जो जड़ें होती हैं वो चट्टाने को जकड़े रहती हैं, जिस चट्टान का संगठन अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार वनस्पतियों के आवरण से सूर्यताप आदि का प्रभाव आवरण के नीचे वाले चट्टानी भागों पर नहीं होता। इस कारण जिन भागों में वनस्पति की स्थिति अच्छी होती है वहाँ पर अपक्षय सीमित होता है, परंतु इसके अभाव में स्थिति पूर्णतः विपरीत भी होती है। इस विषय में मतभेद भी है। वनस्पति की जड़ों में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं जो चट्टानों को धीरे धीरे विघटन में लाते रहते हैं तथा वृक्षों की जड़ों के चट्टानों में प्रवेश के कारण भी उनकी संधियां विस्तृत हो जाती हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तथा विघटन आरंभ होता है। तो वनस्पति अपक्षय का कारक भी है और रोकती भी है, दोनों इसमें विरोधाभास है। अब अपक्षय के प्रकार, अपक्षय के 4 प्रकार हैं। पहला भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा प्राणीवर्गीय अपक्षय और चौथा जैव रासायनिक अपक्षय। अब अपन भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके 5 उप प्रकार हैं। ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, पहला। दूसरा ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन, तीसरा तुषार के कारण बड़े बड़े कणों में विघटन, चौथा ताप तथा वायु के कारण अपदलन, और 5वां दाब मुक्ति के कारण चट्टानों का टूटना। पहला जो प्रकार है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, सूर्य ताप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को यांत्रिक या भौतिक अपक्षय कहा जाता है। यांत्रिक अपक्षय में ताप का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। अब इसके 5 उप प्रकार हैं। पहला, ताप के कारण ही चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। कई विद्वानों ने चट्टानों की कई ऐसी किस्मों का पता लगाया है जिन पर तापीय परिवर्तन का प्रभाव होता है। चट्टान चूर्ण में निर्मित चट्टानें, खासकर सैल तथा बलुआ पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है। इनके चट्टानों के कण एक दूसरे से अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ के कारण सतह द्वारा अलग रहते हैं, जिसके कारण यहाँ ताप का प्रभाव नहीं हो पाता। लेकिन इसके विपरीत ब्लेड वेल्डर नामक विद्वान ने यह बताया कि ग्रेनाइट के टुकड़े पर ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उन्हें गर्म तेल में छोड़ा, परंतु प्रयोग के आधार पर ज्ञात हुआ कि ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट पर अचानक ताप की वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कुछ जगह जहाँ शीतल प्रदेश मरुस्थलीय हैं वहाँ दिन में ताप तेज पड़ता है तथा चट्टानों में चटकन और दरारें पड़ जाती हैं। उन भागों में जो चट्टान के टुकड़े हैं वो बड़े बड़े भागों में टूट जाते हैं। दूसरा, ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन। उन सूक्ष्म मरुस्थलीय भागों में जहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक होता है, आपको पता है मरुस्थल में दिन का ताप अधिक और रात्रि का ताप बहुत कम होता है, तो यहाँ तापांतर सर्वाधिक होता है, जिसके कारण बड़े बड़े कण वाले चट्टानी टुकड़े बिखरने की क्रिया अधिक प्रचलित होती है। कई ऐसी परतदार तथा अग्नि चट्टान होती हैं जो बड़े कणों वाली होती हैं तथा उनके खनिज एवं रंगों में पर्याप्त विभेद होता है। जहाँ पर किसी चट्टान विशेष की संरचना विभिन्न रंगों द्वारा हुई होती है, वहाँ उनके विभिन्न भागों में ताप ग्रहण की क्षमता भी अलग अलग होती है, जिसके कारण वो जो चट्टानी टुकड़े हैं वो छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाते हैं। थर्ड, वर्षा के कारण वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का टूट फूट कर बिखरना। गर्म प्रदेशों में जहाँ पर तापमान अधिक होता है, इस क्रिया का संपादन अधिक होता है। ग्रीस महोदय ने तापीय अंतर के प्रभाव के समय अनेक प्रयोगों के आधार पर यह बताया था कि तब चट्टानों के ऊपर जब अचानक जल की छींटें पड़ती हैं तो उनमें चटकन आ जाती हैं। जैसे आप तेज़ गर्मी पड़ रही है, चट्टान गर्म है, और उसके बाद वर्षा के जो बूंदें गिरेंगी तो उन चट्टानों में दरारें चटकन पड़ जाएंगी,
जिसके कारण वो अपने स्थान पर विघटित हो जाएंगी। तो ये वर्षा के कारण भी चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट जाती हैं। 5वां, तुषार कणों द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तुषार द्वारा यांत्रिक अपेक्षा के अंतर्गत चट्टानों के बड़े बड़े विघटन शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय भागों में प्रचलित होता है, क्योंकि इसमें जो हिमनद है, जैसे बर्फ़ की बड़ी बड़ी शिला अपने मार्ग में जब बहकर चलती है तो वो बड़े बड़े चट्टानों को अपने आकर के खदेड़ कर ले जाती है, जिससे विघटन बड़े बड़े टुकड़ों में हो जाता है। लास्ट, वायु तथा ताप द्वारा अपदलन। रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी तथा मानसूनी प्रदेशों में ताप तथा वायु के कारण जो चट्टानें होती हैं वो क्षैतिज परतों का बिलगाव होने लगता है। इसे अपदलन या परतों का उखड़ना कहते हैं। यह क्रिया मुख्यतः रवेदार चट्टानों में अधिक घटित होती है। उष्ण रेगिस्तानी भागों में तापीय विभिन्नता के कारण रात में कम ताप के कारण चट्टानों में संकुचन तथा दिन में अधिक ताप के कारण चट्टानों में फैलाव होता है, जिससे चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और इन प्रदेशों में इसके कारण अपदलन की क्रिया घटित होती रहती है। धन्यवाद बच्चों।